हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है। और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज लेकर आया हूं। जी हां, डिटेल वीडियोस की सीरीज होने वाली है। अंतिम प्रहार भी पैरेलल इसके अपलोड होगा और जल्द ही अंतिम प्रहार और इसकी डिटेल वीडियोस अपन कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करा चुका हूं। आईबी के बच्चों के लिए सीरीज है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की, और ये यूनिट 2 पे मैं आ चुका हूं और पार्ट 1 में स्टार्ट कर रहा हूं। तो एमबीए के इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट कंपलसरी है। बीबीए, बीकॉम, पीजीडीबीएम में भी आता है और यूजीसी नेट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपन टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आ रहा है मर्केंटिलिज्म। क्या है ये मर्केंटिलिज्म? कहता है बेसिकली सेकंड यूनिट के अंदर हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली एक थ्योरी दूसरी थ्योरी क्या है। इसके अंदर हम जो इंटरनेशनल ट्रेड में, याद रखना, इंटरनेशनल ट्रेड में जो थ्योरीज एप्लीकेबल होती है, जो थ्योरीज एप्लीकेबल होती है कि मींस हमको हमारा ट्रेड बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, कितनी हमको प्राइस सेटिंग करनी है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये सारी की सारी चीजें आएंगी आपकी इन थ्योरीज के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने दी है। पहली थ्योरीज के अंदर या पहला कंसेप्ट कह सकते हो वो होता है मर्केंटिलिज्म। इसको बोला जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, हम हमारी इस थ्योरी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर ऐसे रूल्स डिजाइन करते हैं जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो और इंपोर्ट घटे। क्या इंक्रीज हो? मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज द इंपोर्ट। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है? पहले बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी थ्योरी समझने में आसान हो जाएगी। देखो, कोई भी देश है हमारा भारत, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है? रुपीस पे डिपेंड करती है। और रुपीस की वैल्यू कब बढ़ेगी? मतलब आपने सुना होगा कि पहले 1 रुपए में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, आज 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, एक चॉकलेट मिलती है, पहले 10 रुपए किलो घी मिलता था, 7 रुपए किलो घी हमको पूरा पूरा महीने भर का जो किराना है वो 100 रुपए के अंदर आ जाता था। आज तो 5,000 में भी किराना नहीं आ पाता। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपने सबने सुने होंगे। तो वैल्यू इंडियन रुपीस की डिक्रीज हुई है। तो क्या हुआ है, आज $1 के बराबर हमारा 80 रुपीस के करीबन पहुंच गया। 79 है लेकिन 80 रुपीस में अप्रोक्स समझने के लिए अपन देख लेते हैं। यानी अब हमारे जो कस्टमर हैं, जो इंडियन पीपल्स हैं, इनको बाइंग करने के लिए ज्यादा अमाउंट देना होता है। यदि वो 85 रुपए में पहुंच गया तो हमारे कस्टमर जो इंडियन बायर्स हैं उनकी परचेसिंग पावर कम हो गई। ठीक है, पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद थ्योरी तो मैं सारी आपको एक साथ समझा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, सारी थ्योरी एक बार एक के बाद एक, लेकिन एक बार फाउंडेशन अपन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है कि थ्योरी का मेन आइडिया क्या है। ये थ्योरी का मेन आइडिया ये है कि इसकी परचेसिंग पावर लो हो गई है। क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। ये कब होता है? ये तब होता है जब देखिए रुपए जो है इसकी वैल्यू, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है जिनके कारण रुपए की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, कौन कौन से रीजन है जिनके कारण रुपए की वैल्यू चेंज होती है? जिसमें आप कह सकते हो कि रुपए की वैल्यू चेंज होने का जो सबसे प्राइम रीजन है वो इसकी डिमांड है। क्या है? इसकी डिमांड है। किसी भी प्रोडक्ट की, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा बता देगा कि किसी भी प्रोडक्ट की यदि डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। हाँ या ना? किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैं डिमांड बढ़ा दूंगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, इंजेक्शन हो गए, मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई थी तो उसकी प्राइस बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई थी? तो रुपए की अगर मेरे को वैल्यू बढ़ानी है, इंक्रीमेंट करना है, तो उसकी प्राइस बढ़ानी होगी। यहां पर वैल्यू इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि $1 के मुकाबले 70 रुपए तक आए। अभी कितना चल रहा है? 80 रुपीज। तो यहां पर इसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है। याद रखना, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू कम होने का मतलब थ्योरेटिकली वैल्यू कम होने का मतलब प्रैक्टिकली परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? अब मेरे को क्या करना होगा, ऐसी रूल्स पॉलिसी बनानी होगी जिससे डिमांड बढ़े। अब डिमांड बढ़ने का लॉजिक क्या है? डिमांड बढ़ने का लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट को कोई लोग बाय करें। कौन से प्रोडक्ट को? इंडियन प्रोडक्ट को, यानी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट को लोग बाय करें। क्यों बाय करें? सिंपल सा लॉजिक लेते हैं। मैं आज वहां पे दुकान पे गया और मैंने
एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, जब मैंने ब्रेड का पैकेट खरीदा तो मैंने पेमेंट किया उसको कैश, और किस करेंसी में किया होगा, रुपए में किया होगा। क्या वो डॉलर लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में गया था। जब मैं इंडियन मार्केट से कोई भी चीज कमोडिटी बाय करता हूं तो पेमेंट का मोड क्या रहेगा? रुपए रहेगा, यानी कि उसकी लोकल करेंसी रहती है। जब ये पेमेंट का मोड लोकल करेंसी होगा तो मेरे को रुपए की आवश्यकता होगी। मींस कि जितना मैं किसी मार्केट से बाइंग करूंगा उतनी मेरे को उस देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीमेंट करने का कहते हैं। अब एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट हम जब देश से निर्यात करते हैं, बाहर सामान बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। जब मंगवाते हैं तो इंपोर्ट होता है। तो जितना हम बाहर बेचेंगे, हमारी सेल जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, और उतना ही देश की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और उतने ही हमारे लोग यहाँ पे संपन्न होंगे। दिस इज ओनली वन पैरामीटर जो मोस्ट, मतलब ये कह सकते हो 1000 से ज्यादा पैरामीटर रुपए के जो वैल्यूएशन है इसके ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन एक मेजर जो पैरामीटर है वो है इसकी डिमांड। गल्फ कंट्रीज में दिनार 200 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए? क्रूड ऑयल चाहिए। जब उनको क्रूड ऑयल के लिए उन देश के ऊपर डिपेंड करना ही होगा। अगर उन पर डिपेंड करना होगा तो क्रूड ऑयल के लिए हमको दिनार में पेमेंट करना होगा। इसलिए उनकी हाई डिमांड होने के कारण उनकी करेंसी की वैल्यू डॉलर से भी ज्यादा है। अब डॉलर जो है वो वर्ल्ड करेंसी है, इसलिए वो हमेशा स्टेबल रहता है। गोल्ड जो रखा जाता है करेंसी के लिए, वर्ल्ड मॉनेटरी के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर गोल्ड रखा जाता है। इसके साथ फॉरेन करेंसी रखी जाती है फॉर द परमिशन ऑफ द रुपीज प्रिंटिंग। हाँ, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा लॉजिक है। तो जितने भी हम इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 2 के अंदर थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, वो अधिकतर थ्योरी किसको बढ़ावा देती है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। और ये कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि हमारी इसकी स्टेबिलिटी रहे, रुपए में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। आरबीआई भी क्या कोशिश करती है कि आज 79 है तो कल 79.01 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 80 ना हो या 70 ना हो, क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशन होने से भी दिक्कत है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, केवल अभी अपन को इतना सही समझना है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट थ्योरी है, वो फर्स्ट कंसेप्ट है मर्केंटाइलिज्म। वो क्या कहता है, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट होती है इसमें मेरी, है ना। इकोनॉमिक थ्योरी है जो ये कहती है कि ये हम ऐसे रूल्स एंड पॉलिसीज बनाएं जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे और मिनिमाइज करें इंपोर्ट को। अब कैसे रूल्स बनाएं? हम दूसरे देशों के साथ व्यापार सुधारें, कॉलोनीज बनाएं, हम इंपोर्ट को डीमोटिवेट करें और एक्सपोर्ट को मोटिवेट करें, ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी जाए, इस कॉन्सेप्ट में बताई जाए। ठीक है, सिंपल है ना। बताओ, ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद हो गया। अब देखो, अब आप सारी थ्योरी कर लोगे, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है कि डिफरेंट, एडम स्मिथ साहब ने दिया था, इन्होंने ये कहा था कि हर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, हर देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग होती है, और हर देश में हर प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट अलग आती है। जैसे कि कोई चीज इंडिया में प्रोड्यूस होगी, कमोडिटी ए एक्स मान लेते हैं और वाई मान लेते हैं, कमोडिटी एक्स, तो उसकी कॉस्ट हो सकता है कि 70 रुपीज आए। और वहीं अगर वही चीज यूएसए में प्रोड्यूस होगी तो उसकी कॉस्ट हो सकता है 35 रुपीज आए, है ना। इसी की तरह अगर कोई वाई कमोडिटी है, इसकी कॉस्ट यहां पर 100 रुपीज आ रही है, तो यूएसए में इसकी कॉस्ट डबल हो सकती है। मतलब जो प्रोडक्ट, अब मैंने डॉलर में कन्वर्ट नहीं, रुपए में ही चारों एग्जांपल लिए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट हम सस्ते में बना लें, और कोई प्रोडक्ट हो सकता है कोई दूसरी कंपनी सस्ते में बना ले, दूसरा देश सस्ते में बना ले। ऐसा हो सकता है क्योंकि हर किसी का नेचुरल एनवायरनमेंट अलग होता है, हर किसी देश के ह्यूमन कैपिटल अलग होती है, यानी कि वहाँ की स्किल एनवायरनमेंट, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ का कह सकते हो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसलिए कोई चीज हम सस्ते में बना सकते हैं, कोई चीज दूसरा सस्ते में बना सकता है। तो इसमें एब्सोल्यूट थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर जो हमारा कैपिटल है, यहाँ पर एब्सोल्यूट, ये जैसे कि दिया कंट्री फर्स्ट जो है वो ए कमोडिटी 10 रुपीज में बना रही है, बी यही, और कंट्री 20 और 10। तो यहाँ पर ये कहा है कि म्यूचुअल बेनिफिट पे हमको काम करना चाहिए। जो हम सस्ता नहीं बना सकते, दूसरी कंपनी अगर सस्ता बना रही है, दूसरी कंपनी या दूसरा देश, ठीक है, दूसरे देश सस्ता बना रहा है तो वो चीजें मंगवाओ, और जो हम सस्ता बना रहे हैं वो चीजें वहां पे बेचो, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अचीव किया जा सके। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जितना मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट,
जितना मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उतना ही एक्सपोर्ट हो, जितना मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, जितना मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उसी वैल्यू का एक्सपोर्ट हो, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी समझ में आ गई। थोड़ी सी बेसिक और देख लेते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी जनरली थ्योरीज बुक एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये हम दो देशों को बैठ के बताना होता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट पे हमको कॉस्ट कम है, इसलिए हम उनको आपको लो कॉस्ट में सप्लाई करेंगे, और आपके पास जिनकी लो कॉस्ट है आप उनको हमको लो कॉस्ट में सप्लाई करो, तो दोनों ओवर ट्रेड ना करें, दोनों ओवर प्रॉफिट चार्ज ना करें और म्यूचुअल बेनिफिट पे काम हो। ठीक है, जिससे क्या हो, स्टेबिलिटी हो। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। अब ये एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी और कंपैरेटिवली कॉस्ट थ्योरी बिल्कुल इक्वल ही है। अब कंपैरेटिवली कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है? दिस इज द बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड दैट it pays country to specialize in the production of those goods which are they process greater comparatively advantage on the least comparatively disadvantage। ठीक है, इसका इस थ्योरी के अंदर भी सेम बात कही गई है। जो एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी में हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट हम आसानी से बना लेते हैं, दूसरा प्रोडक्ट कोई, तो इसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट की बात कही गई है। इसमें एक आ गया है कि कुछ प्रोडक्ट में कंपैरेटिवली हमको एडवांटेज होता है, जैसे कि कोई देश है, ठीक है, वो देश के चारों तरफ, उस देश के चारों तरफ, जैसे श्रीलंका मान लेते हैं अपन, ठीक है, उस देश के चारों तरफ क्या है, सी है, तो वहां पे मरीन इकोलॉजी यानी सी प्रोडक्ट, सी फूड की ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी एज कंपेयर टू द अफगानिस्तान। क्यों? सी फूड, सी प्रोसेस्ड वैल्यूज के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी और ज्यादा कंपैरेटिवली एडवांटेज होगा एज कंपेयर टू द अफगानिस्तान। क्यों होगा? क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और श्रीलंका क्या है, अधिकतर पूरा का पूरा आप देखेंगे समुद्र से घिरा हुआ देश है। तो यहां पर अपन कंपैरेटिवली कॉस्ट थ्योरी के अंदर ये एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में हमको कंपैरेटिवली एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। ऑल थ्योरीज क्या बताती है कि आप अपने एक्सपोर्ट में जो बेचने वाले प्रोडक्ट हैं उनका कैसे डिटर्मिनेशन कर रहे हैं प्राइस के अंदर। सबसे पहले हमने फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट देख लिया, इसके बाद हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी देख ली और उसके बाद कंपैरेटिवली कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी क्या कह रही है? फैक्टर्स एंडाउमेंट। फैक्टर्स एंडाउमेंट क्या कह रहा है? द फैक्टर्स एंडाउमेंट थ्योरी होल्ड द कंट्रीज आर लाइकली टू अबंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब किसी कंपनी में लैंड, लेबर, मशीन डिफरेंट काइंड्स के हैं, मींस कि वो जो क्वालिटी उनके पास है वो हमारे पास है नहीं। लाइक जापान के लोग 7 डेज वर्क करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली 7 डेज इन अ वीक और 365 डेज, मतलब छुट्टी लेना उनको पसंद ही नहीं है। वो 365 डेज वर्किंग होती है, देयर इज नो हॉलीडे संडे, मतलब कि कंपनी 7 दिन चलती है। अब हमारे यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, संडे की भी छुट्टी लेता है, और जब अपने इंग्लैंड इधर चले जाओ तो वहाँ 2-3 डेज का भी वर्क कल्चर शुरू हो गया, 4 डेज इन अ वीक का भी वर्क कल्चर शुरू हो गया। तो कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स नहीं। अब यहाँ पे भी ये कंपैरेटिवली कॉस्ट थ्योरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी जैसी है कि फैक्टर्स एंडाउमेंट ये कहते हैं कि कुछ लैंड, लेबर, मशीन। अब जैसे इंडिया के पास हाईएस्ट यूथ है, हाईएस्ट डॉक्टर्स हैं, हाईएस्ट इंजीनियर्स हैं, हाईएस्ट प्रोफेशनल हैं, तो दे आर स्किल्ड है, हमारी जो यूथ है वो स्किल्ड। तो स्किल्ड होने के कारण आज आप देखिए कि हर जगह इंडियन पीपल बहुत अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे सीईओज में बैठे हुए हैं। अब तो हमारे ऋषि सुनक साहब जो देश के प्रधानमंत्री मतलब प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, एक देश चला रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि हाई स्किल्ड होने के कारण हमारे देश की इकोनॉमी क्यों बूस्टअप हो रही? क्योंकि लैंड, लेबर, मटेरियल, मैन, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास एक फैक्टर एंडाउमेंट है, मींस कि हम एक प्रोडक्ट या एक फैक्टर के अंदर आगे हैं। अब ये फैक्टर कौन सा होता है बिजनेस के? बिजनेस के 3 ही फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये याद रखना। इनमें से अगर कोई ज्यादा आगे है कैपिटल, तो वो फैक्टर एनवायरनमेंट में आता है। जैसे कि आपके पास कोई पर्टिकुलर फर्टाइल लैंड हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड हमारे पास है यूपी में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, लेबर स्किल्ड लेबर में भी हमारे पास है, ठीक है। और कैपिटल में हम पीछे हैं, अमेरिका के पास कैपिटल ज्यादा है। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे। बहुत ही छोटी छोटी थ्योरी है, बहुत ही इजी थ्योरी है, जो आपको समझने में बहुत आसान है। ये क्या बता रही है? आपकी ट्रेड पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज हैं उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा स्तंभ लिया जाता है, कौन सा बेस लिया जाता है, वो ये बताती है।
अगली थ्योरी आ जाती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मैंने एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको बताई थी, है ना, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेरे से पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, एक है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और ये एक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या थी, अपन ने पढ़ी थी कि प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर सैचुरेशन आएगी और एंड हो जाएगा। क्या पढ़ाया था? प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, फिर उसकी ग्रोथ होगी, फिर उसका सैचुरेशन आएगा। सैचुरेशन मींस हाईएस्ट मार्केट शेयर विथ हाईएस्ट प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट पे चल रहा है, और फिर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होगा और फिर वो प्रोडक्ट एंड हो जाएगा। ये हर एक प्रोडक्ट का लेता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, जब इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल में जाते हैं, तो याद रखिएगा उसके डिफरेंट 3 स्टेज होती है। एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। अब ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस जब होता है, जब प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, तो याद रखिए कोई भी नया प्रोडक्ट सबसे पहले कहां आएगा? डेवलप्ड कंट्री में कि डेवलपिंग कंट्री में? डेवलप्ड कंट्री में आएगा। मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज जापान में 7G की ट्रायल चल रही है, 6G वो चला रहे हैं और 7G की ट्रायल चल रही है। अपने यहाँ पर भैया 4G चल रहा है, 5G की ट्रायल चल रही है, तो हम एक G पीछे चल रहे हैं, एक जनरेशन पीछे चल रहे हैं। तो जो भी नए प्रोडक्ट आते हैं, जो यूजर फ्रेंडली एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले किन कंट्रीज में आती है? डेवलप्ड में आती है, फिर डेवलपिंग में आती है, और उसके बाद जो रिमेनिंग कंट्रीज होती है अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग, मतलब डेवलपिंग से बिलो कह सकते हो आप इनको, उनके अंदर आ जाती है। ये 3 लाइफ साइकिल हो गया इसका। इस तरीके से आप देखिए इस चार्ट से, हाँ इसके अंदर है। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड होगा, कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड होगा तो सबसे पहले कहां होगा? डेवलपिंग कंट्री में। ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री में, फिर वो मैच्योर हो रहा है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अलग चल रही है और यहां पर एंड हो रहा है, यानी कि वो मैच्योर हो रहा है, स्टार्ट हुआ, ग्रोथ हुई और यहां पर एंड आने लग गया उसका। और ये बाय द पीरियड ऑफ टाइम, एक ओरिजन पे मैंने टाइम लिया और एक ओरिजन पे एक्सपोर्ट नेट लिया है, ठीक है। प्रोडक्ट ग्रोथ होता है तो नए एरिया में ही होता है, मींस कि न्यू प्रोडक्ट हमेशा कहां मिलता है? डेवलप्ड कंट्री में मिलता है। इसके बाद वो कहां पे जाता है? डेवलपिंग कंट्री में जाता है। न्यू प्रोडक्ट उसके बाद कहां जाएगा? डेवलपिंग कंट्री में जाएगा। यहां पर डेवलपिंग कंट्री आ गई, जहां पर हमको मैच्योरिटी में मिलता है, मींस कि कोई नया प्रोडक्ट आया, उसमें कोई चेंजेस अगर करने हुए तो वो चेंजेस होने के बाद वो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। और जब वो प्रोडक्ट की हाई सेल हो जाती है, उसके बाद वो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम कौन सी कंट्री में चला जाता है? आपकी इन्वेंट्री कंट्री में चला जाता है, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में अंदर चला जाता है। एक यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट है, मैच्योर प्रोडक्ट है और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यानी कि मिनिमम लो लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं, एक मैच्योर प्रोडक्ट जिनके अंदर सारे हिट एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपनाए गए हैं, और न्यू प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुए होते हैं। डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, इन्वेंट्री कंट्री, इन्वेंट्री कंट्री अंडर डेवलप्ड है, एक्सपोर्ट है। यहां पे बात क्लियर हो गई, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च कहां से होगा? न्यू से होगा। स्टार्ट ग्रोथ कहां पे होगी? डेवलपिंग में होगी। और फिर एंड कहां पे होगा? अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर होगा। और वहां पे भी ये आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम चलता रह सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? मींस के आज जो हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देख रहे हैं, आज जो हम नए फोन्स देख रहे हैं, वो स्टार्ट कहां पे हुए हैं? डेवलप्ड कंट्री में। आज जो टेक्नोलॉजी जापान के पास है वो हमारे पास नहीं है। क्लियर है? देखो, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री, जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे, जब तो हमारे पास आर्मी में हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। आर्मी में हम डेवलप्ड हो जाएंगे बहुत जल्दी, सबसे ज्यादा हम आर्मी में होंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो दिस इज द पॉइंट, क्योंकि अब हम आर्मी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करने की कगार पे आ गए हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको ये सारे पॉइंट्स। ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पढ़ाई थी, उसमें 5 स्टेजेस थी, इसमें 3 स्टेजेस है। क्लियर है ना? अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, अब ये थ्योरी क्या कह रही है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी इन द टर्म व्हिच अप्लाइज अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, रूल्स द गाइड इंडिविजुअल सीकिंग टू डायरेक्ट कैपिटल इनटू आउट ऑफ द कंट्री। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी हमें यह बताती है कि अगर एफआईआई करनी है, फॉरेन एफडीआई करनी है, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे, और आप कहां से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगा सकते हैं। अभी जैसे कि वाइब्रेंट गुजरात की समिट होती है, यूपी में समिट हुई थी, राजस्थान में समिट हुई थी, तो इनके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट?
बाहरी लोगों को आमंत्रित करती है और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना के देती है कि आइए यहां पर व्यापार करिए। यही सारी थ्योरी क्या कहलाती है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ये बताती है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो चाहिए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन बढ़ाने हैं जिससे आपका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट जो हो मिनिमम हो। क्योंकि लैंड, लेबर और कैपिटल, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आई होप ये बेसिक थ्योरी आपको क्लियर हो रही होगी। फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। इसके अंदर पहली इन्वेस्टमेंट थ्योरी के अंदर पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। अब थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट क्या कह रही है, आइए देखते हैं। इट मींस द कंट्री डिपेंडिंग ऑन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल टू द मेंटेन or raise of the level of the economic activity should have capital inflow in the magnitude which is more than the offset of the domestic price movement। मतलब सिंपल सी बात है, इसके अंदर ये कह रही है कैपिटल थ्योरी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी आपके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है? इकोनॉमी आपके डिपेंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आपकी इकोनॉमी डिपेंड है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसको इस बुक लैंग्वेज में बोला गया है इनफ्लो। इनफ्लो यानी कि पैसा आने को इनफ्लो बोलते हैं और आउटफ्लो पैसा जाने को बोलते हैं। जो इकोनॉमी में बोला गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो को प्रमोट करने वाली थ्योरी बनाई जाए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, वो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल न करे। मींस कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए वो यहाँ पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग लैंड प्लांट मशीनरी, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ना कि प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। दिस इंटरनेशनल ट्रेड द मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी आर सब्स्टिट्यूट ऑफ द वन अदर। आर रिलेटिवली कैपिटल एडमिनेंट country like United States export either capital intensive commodities or export capital itself। यानी कि यदि आपको आपके देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? कैपिटल की। और आपकी कैपिटल मूवमेंट थ्योरी ये कहती है कि जितना ज्यादा आपकी कैपिटल मूवमेंट इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा आपकी कैपिटल मूवमेंट इंक्रीज होगी, है ना, और पॉजिटिवली इंक्रीज होगी, मूवमेंट इंक्रीज होगी, उतना ज्यादा आपका देश तरक्की करेगा। बस इस थ्योरी का सार यही है, तरक्की करेगा। यानी कैपिटल मूवमेंट पैरेलल अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी, और पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब आपका इनफ्लो जो हो वो हाई हो और आउटफ्लो जो हो वो लो हो, लो आउटफ्लो। मतलब भारत में पैसा लगाने वाले लोग ज्यादा हो और भारत से पैसा ले जाने वाले लोग कम हो। अभी कल के न्यूज़पेपर में था कि दुबई में पिछले साल भारतीयों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बाय करी। सोचिए, दुबई में भारतीयों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बाय करी है। क्या दुबई के लोगों ने भारत में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बाय करी? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो इनफ्लो का मतलब है दुबई के लोगों का भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, वो भी कौन में? कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लांट यानी कैपिटल गुड्स में। और लो आउटफ्लो, हम जो बाहर इन्वेस्ट करें, जो हमारे इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट करें वो लो हो तो कैपिटल मूवमेंट बढ़ेगा। जब ये कैपिटल मूवमेंट बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। यही पहली थ्योरी है कैपिटल मूवमेंट की। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा इतना परेशान नहीं। सेकंड है मार्केट इनपरफेक्शन थ्योरी। मार्केट इनपरफेक्शन थ्योरी को क्या कहा जाता है? मार्केट इनपरफेक्शन थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है, पहले अपन ने इन्वेस्टमेंट थ्योरी पढ़ ली, मार्केट इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट मार्केट दो तरीके के हैं, याद रखना। यहां पर मार्केट इम्परफेक्ट का समझने से पहले मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। ठीक है, जो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का है इसका मतलब कि वहां पर फ्री एंट्री और एग्जिट है, हर कोई जाके व्यापार कर सकता है, लाइसेंस ले सकता है, व्यापार कर सकता है। वहां पर सेल्स की अपॉर्चुनिटी ट्रिमेंडस है, कस्टमर है वो n नंबर्स हैं। ठीक है, हर किसी के पास प्रतिस्पर्धा का संपूर्ण मौका है। जैसे कि अब मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ के फार्मास्यूटिकल की शॉप्स, फार्मेसी की शॉप्स आपने सबने देखी होगी। अपने जहां पे आप जिस जिले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, अगर वहां 5-7 दुकानें हैं फार्मेसी की, अगर नेक्स्ट शॉप भी आगे खुल गई तब भी उसके चलने की संभावना यानी कि उसके सेलिंग होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है।
क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट का वो जगह है जहां पर उनको कहीं ना कहीं किसी बात का एडवांटेज मिल रहा है, किसी न किसी बात का एडवांटेज मिल रहा है, या तो वो लोकेशन का एडवांटेज हो सकता है, या वो प्राइस का एडवांटेज हो सकता है, या वो प्रोडक्ट का एडवांटेज हो सकता है। किसी न किसी बात का उस बंदे को एडवांटेज मिल रहा है जिसके कारण दूसरा बंदा उस जगह सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि या आपकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। इम्परफेक्ट में बात करूं, आईआरसीटीसी रेलवे का इंडिया का नेटवर्क, क्या मैं आज चाहूं कि आज अडानी ग्रुप चाहे, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या अंबानी ग्रुप चाहे कि मेरे को ऐसा करना है कि दिल्ली से मुंबई तक की रेल लाइन बिछानी है, उनके पास पैसे हैं लेकिन वो बिछा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली है इस मार्केट में, मोनोपोली है कि ट्रेन उन्हीं की ही होगी। तो आईआरसीटीसी की क्या है? मोनोपोली। तो ये मार्केट क्या कहलाता है? इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट यानी कि आप सभी स्वतंत्र हैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए। इम्परफेक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ बैरियर्स होते हैं, इसीलिए उसको इम्परफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इम्परफेक्ट थ्योरी ये कहती है कि अपन ऐसे ट्रेड पॉलिसीज बनाओ कि जो अपने यहां पर ट्रेड कर रहा है, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, उनको तो मिल जाए एडवांटेज, और जो बाहर से यहां आके कोई व्यापार करना चाहे उसको मिल जाए डिसएडवांटेज। इससे क्या होगा? हमारी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा और बाहर की इंडस्ट्री थोड़ी सी डिमोटिवेट होगी और उसकी ग्रोथ जो होगी वो स्लो हो जाएगी। एक तरफ तो हम इन्वेस्टमेंट भी मंगवाते हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। ठीक है, तो बैरियर्स होते हैं इसमें